क्या कभी आपने सोचा है शी जिनपिंग, जो चीन का कम्युनिस्ट तानाशाह था, वो जो चाहे वो करता था। मन किया तो विनी द पू को बैन कर दिया, मन किया तो पेपा द पिगी को बैन कर दिया, और मन किया तो मोहम्मद नाम को बैन कर दिया। बैन लगा दिया गया ट्विटर, फेसबुक, गूगल, सब जगह पर। शी वो है जिसने पूरी तरीके से अपने देश में ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। जो बंदा सिविलियन तक पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करता है, जिसने 170 से ज्यादा मेंबर्स को पार्टी से निकाल दिया, आज उसी का पत्ता कटने जा रहा है। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? क्या जिनपिंग को उनके विरोधी हटाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी में कुछ उथल पुथल भी मची है? तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, क्या उनको हटाया जा रहा है? क्या उनकी ताकत कम की जा रही है? क्या हो क्या रहा है? सीसीपी मीटिंग में शी को हटाने की बात हो रही है और शी जिनपिंग काफी कम देखे जा रहे हैं। Where is President Xi Jinping? He's not there. He's disappeared from the front pages of the Chinese national dailies. He's disappeared from media attention and also multilateral platforms. Where is he? Chinese President Xi Jinping's unusual disappearance from public sparked intense speculation about internal political adjustments at the highest levels. उन्होंने ब्रिक्स समिट स्किप कर दिया और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चाइनीज प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स समिट को स्किप किया हो। पीपल्स डेली ने 12 साल में पहली बार उनको फ्रंट पेज से हटाया है। फॉरेन डिग्निटरीज को अब शी नहीं, दूसरे सीसीपी लीडर्स होस्ट कर रहे हैं और एक एक करके शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट, उनको या तो हटाया जा रहा है या जबरन टपकाया जा रहा है। फिर चाहे वो ही वी डोंग हो, मियाओ हुआ हो या फिर लिन जियांग यांग, सबको खत्म कर दिया गया। जनरल शू की लियांग, जो कि शी जिनपिंग का सबसे क्लोज अलाय था, उसको इतना प्रेशर दिया गया कि उसकी डेथ हो गई। शी के फादर का जो घर था ना, उसके ऊपर से स्टेट स्टेटस हटा दिया गया है। शी की पर्सनल सिक्योरिटी आधी कर दी गई है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। बेलारूस के प्रेसिडेंट को खुद लग रहा है कि शी जिनपिंग टेंशन में है। WPR रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग अगस्त 2025 में रिजाइन कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या शी जिनपिंग की तख्त से छुट्टी होने वाली है? क्या चाइना के अंदर एक साइलेंट कू चल रहा है? और अगर हाँ, तो कौन करवा रहा है इस कू को? और इसका इंपैक्ट इंडिया, एशिया और दूसरे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर पर क्या पड़ेगा? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के अंत तक जानते हैं। देखिए, ये बात समझने से पहले कि क्या वाकई में शी जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ये नौबत आई क्यों है। और इस बात को समझने से पहले ना हमें ब्रीफ में ये समझना होगा कि आखिर में शी जिनपिंग चाइना का डिक्टेटर बना कैसे। देखिए, शुरू में ये इन्फॉर्मेशन आपको भले ही थोड़ी सी लेंदी लगे, बट ट्रस्ट मी कि इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा, क्योंकि इसी हिस्ट्री से शी जिनपिंग और चाइना में जो अब हो रहा है ना, वो रिलेटेड है। हिस्टोरिकली ना चाइना पे पहले डायनेस्टीज रूल किया करती थी, जैसे कि शिया डायनेस्टी, शांग डायनेस्टी, सोउ डायनेस्टी, शिन डायनेस्टी और भी कई प्रकार की डायनेस्टीज थी जो रूल किया करती थी। चीन में आखिरी डायनेस्टी थी शिंग डायनेस्टी, जो कि 1911 में कोलैप्स कर गई थी। रीजन था उस समय ये डायनेस्टी काफी वीक और करप्ट हो चुकी थी। लोग ना चीन के अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, क्योंकि एक तरफ जहां पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ लोग अकाल से मर रहे थे, और तीसरी तरफ टैक्सेस इतने हाई थे कि कॉमन आदमी की लाइफ मिजरेबल बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ शिंग डायनेस्टी के जो ऑफिशियल्स थे ना, वो अय्याशी कर रहे थे, जिसके बाद जनता को लगा कि बस भाई चेंज करना चाहिए अब तो। और फिर 1911 का रेवोल्यूशन आया। इस रेवोल्यूशन के बाद एम्पायर को हटा दिया गया और 1912 में चाइना ऑफिशियली रिपब्लिक बन गया। अब लोगों को लगा कि इससे चाइना की स्थिति जो है थोड़ी ठीक होगी, पर लोग जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा चाइना में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। बेसिकली ना चाइना उस समय दो मेजर ग्रुप्स में बट गया था। एक तरफ थी KMT यानी कि कुओमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी, जो चाइना के रिपब्लिक बनने के बाद सत्ता में आ गई थी, और दूसरी तरफ थी CPC यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो 1921 में बनी थी। इस ग्रुप के जो फाउंडर थे ना, वो थे माओ त्से-तुंग, और इस ग्रुप ने रूरल एरियाज में जाकर काम शुरू किया और लोगों को बोला कि हम तुम्हें लैंड देंगे, जमीन देंगे, तुम्हारे राइट्स के लिए लड़ेंगे। माओ के लोगों ने जमींदारों से जमीन जबरदस्ती छीन कर पीजेंट्स में बांटनी शुरू कर दी, और इस वजह से मिलियंस ऑफ फार्मर्स इनके सपोर्टर बनते चले गए। वहीं दूसरी तरफ KMT को देखा गया एज अ पार्टी ऑफ रिच बिजनेसमैन, मिलिट्री जनरल्स एंड लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि वो इलीट क्लास में काफी पॉपुलर थे।
ऊपर से उनकी गवर्नमेंट करप्ट थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने इतना ज्यादा पैसा प्रिंट किया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो गया, लोगों के सेविंग्स का वैल्यू 0 हो गया। ये सब देखकर लोगों ने KMT पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। माओ सेतुंग ने इस डिस्कंटेंट का फायदा उठाया और अपनी बनाई हुई आर्मी को गुरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट करने के लिए कह दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे छोटे छोटे टाउन्स कंट्रोल में लेने शुरू कर दिए। अल्टीमेटली जब इनकी फोर्स स्ट्रांग हो गई तब उन्होंने सिटीज को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस पूरे सिविल वॉर में 1.5 से 3 मिलियन यानी कि 15 से 30 लाख लोग मार दिए गए थे। कई विलेजेस बर्बाद हो गए थे, लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। KMT के जो सोल्जर्स थे ना वो डीमोटिवेटेड थे, सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल रही थी, जिस कारण फाइनली 1949 में माओ सेतुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। नेशनलिस्ट पार्टी अपने 2 मिलियन सपोर्टर्स के साथ ताइवान भाग गई। वहां उन्होंने एक अलग गवर्नमेंट बना ली, पर वहीं पर माओ ने मेनलैंड चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया। माओ सेतुंग ने चाइना में 1 पार्टी फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आने की परमिशन नहीं थी। माओ सेतुंग का मानना था कि गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल होना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, सब पार्टी डिसाइड करेगी। 1958 में माओ ने एक नेशनलिस्ट प्लान स्टार्ट किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ का मानना था कि चाइना को जितना जल्दी से जल्दी हो सके वेस्ट को पीछे छोड़ते हुए एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल देश बनना है, और इसके लिए उसने 5 सालों के लिए फोर्सफुली लोगों से कहा कि सभी लोग स्टील का प्रोडक्शन करो। घर के बर्तन, टूल्स सब मेल्ट करके बैकयार्ड फर्नेसेस में स्टील बनाया जाने लगा। इस बात से एक तरफ चाइना को थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल पुश मिला, वहीं दूसरी तरफ चाइना का फूड प्रोडक्शन पूरी तरीके से गिर गया। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? भुखमरी। 1959 से 1961 के बीच में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग फैमिन यानी कि अकाल में मर गए थे। स्पेशली सबसे ज्यादा इसमें बच्चों की मौत हुई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड डिजास्टर्स में से एक है, पर इसके बाद भी माओ रुका नहीं। 1966 में उसने स्टार्ट किया कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ का मानना था कि चाइनीज लोग जो है ना वो कैपिटलिस्ट थिंकिंग में डूब रहे हैं, और इसीलिए माओ ने यूथ को एनकरेज किया कि जो भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है उसको अटैक करो। धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर्स को मारना शुरू कर दिया, उनके मुंह काले किए गए, सड़क पर ह्यूमिलेट किया गया, किताबें जला दी गई। टीचर्स, आर्टिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के खुद के लीडर्स भी टारगेट बन गए। 15 से 20 लाख लोग मार दिए गए और मिलियंस को टॉर्चर, ह्यूमिलिएट और फोर्स्ड लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। और इसी कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान ना एक सीनियर कम्युनिस्ट लीडर था, शी जोंगशुन, जो माओ का काफी क्लोज फ्रेंड था। उसने माओ की इन पॉलिसीज का विरोध करना शुरू कर दिया, पर इसके बाद माओ ने उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। उसके फैमिली को पब्लिकली इंसल्ट किया गया, उसके खिलाफ केसेस बनाए गए और उन्हें रूरल लेबर कैंप में भेज दिया गया। इसी शी जोंगसुन के बेटे थे शी जिनपिंग, जो उस वक्त ना सिर्फ 15 साल के थे। 15 साल के शी जिनपिंग को भी पनिशमेंट के रूप में शांशी नाम के एक गांव में भेज दिया गया, जहां ना बिजली थी, ना प्रॉपर घर था, ना खाना था ढंग से। शी जिनपिंग के लिए एक बहुत मुश्किल जिंदगी थी। माओ की डेथ जब हुई ना तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी सॉफ्ट हुई। पुराने लीडर्स जो थे वो वापस आए और शी के जो फादर थे ना उसकी रेपुटेशन भी स्लोली रिस्टोर होने लगी। 1974 में शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर उसने सिंघुआ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो चाइना का टॉप कॉलेज माना जाता है। साथ ही साथ उसने मार्क्सिस्ट फिलॉसफी और मिलिट्री टैक्टिक्स भी पढ़ी। 1980 आते आते शी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में असिस्टेंट बना और फिर अलग अलग प्रोविंसेस में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया गया। इस दौरान उसने अपनी जो इमेज है ना वो एक क्लीन और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बना ली थी। अपने काम की वजह से 2007 में शी जिनपिंग पॉलिटो ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं, जो चाइना की सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। आसान भाषा में कहते तो ये 7 लोगों की बॉडी है जो पूरे चाइना को चलाते हैं। इसके बाद 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया जाता है और 2013 में शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट बन जाता है। शी जिनपिंग ने आते ही पार्टी के सारे इंटरनल डिस्कशन सिस्टम्स हटा दिए थे, सब टॉप रोल्स अपने लॉयल लोगों को दे दिए थे। शी जिनपिंग ने शू शिलियांग को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया, जो चाइना की सबसे पावरफुल मिलिट्री पोजीशन होती है। और इससे ना शी को सीधा कंट्रोल मिल गया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर। और इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यानी कि चाइना की सरकार, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, 3 पोजीशन शी के पास आ गई। तीनों पोजीशन एक ही आदमी के पास, यानी कि पावर का फुल कंट्रोल। और इसी वजह से शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट ऑफ एवरीथिंग कहा जाने लग गया था। ऊपर से शी जिनपिंग ने खुद को यह पावर भी दे दी थी कि जब तक वो चाहेंगे तब तक वो चाइना के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और इस तरीके से शी जिनपिंग माओ के बाद चाइना का अगला कम्युनिस्ट डिक्टेटर बनता है। देखिए, शी जिनपिंग ने ना प्रेसिडेंट बनते ही एक कैंपेन शुरू किया, एंटी करप्शन कैंपेन। शी बोला, चाहे कोई छोटा अफसर हो या बड़ा मिनिस्टर, अगर वो करप्ट है
तो उसको बिल्कुल नहीं बचाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये अभियान आगे बढ़ा, लोगों को समझ में आने लगा कि ये सिर्फ करप्शन हटाने की लड़ाई नहीं थी, ये शी का प्लान था अपने ऑपोजिशन को हटाने का। मात्र पिछले 5 साल में ना शी ने इसी कैंपेन के थ्रू 170 से ज्यादा बड़े बड़े मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल लीडर्स उनको डायरेक्टली जेल भेज दिया था। टारगेटेड वो लोग थे जो उसके लिए थ्रेट बन सकते थे या किसी और फैक्शन के लोग थे। जो कोई भी कुछ कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध बोलता, मानो उसका करियर खत्म या कभी कभी तो पूरा डिसअपीयर। शी ने ना पूरा सर्वेलेंस सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया था, जैसा कि दुनिया में कहीं नहीं देखा गया होगा। मिलियंस ऑफ सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हर गली में, हर चौराहे में, हर मेट्रो में, हर जगह। और ये सभी सीसीटीवी कैमरास कनेक्टेड थे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से, जो किसी का भी फेस स्कैन करके उसका नाम, आईडी, मूड सब पहचान सकता था। डिजिटल सर्वेलेंस करने के लिए शी ने ना गूगल, ट्विटर, फेसबुक सबको बैन कर दिया और इसकी जगह पर चाइना ने अपने वीचैट, अलीपे इनके जैसे चाइनीज ऐप्स को लॉन्च किया, जिसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट खुद सर्वेलेंस करती थी। फिर शी ने इंट्रोड्यूस किया सोशल क्रेडिट सिस्टम। अगर इसे मैं आसान भाषा में समझाऊं ना, तो आप कह सकते हो कि अगर आपने सरकार की तारीफ की, बिल्स टाइम पे भरे, अच्छा बिहेवियर दिखाया, तो आपको ना अच्छे बड़े बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं अगर किसी ने सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी सरकार को क्रिटिसाइज किया या किसी प्रोटेस्ट को अटेंड किया, तो पॉइंट्स कट हो जाएंगे। और कम सोशल क्रेडिट पॉइंट्स का मतलब पता है क्या है? आप फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकते, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलेगा और जॉब भी चली जाएगी। शी ने इंडिपेंडेंट मीडिया को ना पूरी तरीके से वहां पर खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे ना वुहान में मीडिया अलाउड ही नहीं थी रिपोर्ट करने के लिए। चेन की यूशी और ज़ैंग ज़ैन, इन्होंने वुहान से मीडिया रिपोर्टिंग की। पता है उनके साथ क्या हुआ? उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और आज तक उनका कुछ पता ही नहीं है, जिंदा हैं, मर गए, क्या हो रहा है उनके साथ कुछ नहीं पता। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस में ना शी ने अपने नाम का एक सब्जेक्ट निकाल दिया, शी जिनपिंग थॉट्स ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द न्यू एरा। इस नाम का सब्जेक्ट स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाने लगा। और इसके अलावा शी जिनपिंग ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को हटाना शुरू कर दिया। ली की क्यांग, जो कि एक टाइम पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें क्वाइटली हटा दिया गया। और कुछ समय के बाद ना पता चला कि उनकी तो सडन डेथ हो गई है जी। हु चुनहुआ, जिन्हें कभी अगला प्रेसिडेंट माना जा रहा था, उन्हें पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया। गो ज़ेलाल, इनके ऊपर करप्शन और मर्डर का चार्ज डाला गया और सीधे लाइफ सेंटेंस दे दी गई। जोहू योंगकैंग, जो कि चाइना के सिक्योरिटी सिस्टम के हेड हुआ करते थे और पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और ये ना पहली बार था कि पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का कोई मेंबर जेल गया हो। सुन ज़ेंकाई, जिनको अगला प्रेसिडेंट बनने का पोटेंशियल माना जा रहा था ना, उसे जेल भेज दिया जाता है। और जिन लोगों को डायरेक्टली जेल नहीं भेजना था, उन्हें फोर्स रिटायरमेंट देकर क्वाइटली हटा दिया जाता है। जैसे वैंग यांग, जो कि रिफॉर्मिस्ट फैक्शन के लोग थे, जिनको 2022 में पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से निकाल दिया जाता है। और इस पूरे क्लीनअप में एक और नाम आता है, हु जिनताओ। शी जिनपिंग से पहले ना हु जिनताओ ही चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हु जिनताओ चाहते थे कि पार्टी में पावर्स डिवाइडेड रहें, लेकिन शी जिनपिंग को ये मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसी के कारण ना 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के स्टेज पर लाइव कैमरास के सामने हु जिनताओ को फोर्सिबली उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। हु जिनताओ विजिबली कंफ्यूज थे कि ऐसा उन्होंने क्या कह दिया या क्या कर दिया कि उन्हें निकाला जा रहा है। शी बेसिकली इससे ये मैसेज दे रहे थे कि अब सिर्फ चाइना के वही मसीहा हैं। लेकिन इस ह्यूमिलिएशन के बाद हु जिनताओ ने फैसला किया कि जब तक वो शी जिनपिंग को सत्ता से नहीं उखाड़ फेंकेंगे, वो शांति से नहीं बैठने वाले। देखिए, इस ह्यूमिलिएशन के बाद ना हु जिनताओ के अंदर बदले की आग लग गई थी। अंदर ही अंदर रिटेलिएशन का एक साइलेंट और कैलकुलेटेड प्लान शुरू हो गया था। आज बताया जा रहा है कि हु जिनताओ ने अपने पुराने नेटवर्क जो हैं वो एक्टिवेट करने पहले ही शुरू कर दिए थे। ओल्ड गार्ड्स, डिसग्रंटेड ब्यूरोक्रेट्स, साइलेंट रिफॉर्मिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूथ लीग फ्रैक्शन के बचे कुछ लोग, सबको बैक चैनल के जरिए एक एक करके अपने कैंप में वापस खींचना शुरू कर दिया। जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक साइलेंट रेजिस्टेंस डेवलप होने लग गया।
ऊपर से पहले से ही शी जिनपिंग के अथॉरिटेरियन रूल और कल्ट डिक्टेटरशिप से सब लोग अंदर ही अंदर तंग आ चुके थे। हु चिंताओ ने इस असंतोष को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी के 3 मेंबर्स के कुछ लेटर्स भी लीक हुए थे जिसमें शी जिनपिंग के इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर क्वेश्चन उठाया जा रहा था। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना एक बात समझनी बहुत जरूरी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी अपने टॉप लीडर्स को डायरेक्टली या ड्रामेटिकली रिमूव नहीं करती है। सीसीपी का तरीका ना बहुत सटल और लेयर्ड होता है। पहले लीडर के इन्फ्लुएंस को कम किया जाता है, फिर उसकी इमेज को सिस्टमैटिकली डाइल्यूट किया जाता है और एंड में उसे क्वाइटली रिटायर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हुआ को फंग का केस लीजिए। ये बंदा ना माओ त्से-तुंग की मौत के बाद भी वही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहता था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के बहुत से लोग स्पेशली तंग शाओपिंग और उनके सपोर्टर्स चाइना को मॉडर्न बनाना चाहते थे, इकोनॉमी को ओपन करना चाहते थे, रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। हुआ कुओ फंग ने इन रिफॉर्म्स को अपोज किया और इसीलिए धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया जाने लग गया। उनके पावर साइलेंटली छीन लिए गए। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में उनको बुलाना बंद कर दिया गया। मीडिया में उनका नाम ग्रेजुअली दिखना बंद हो गया और फाइनली हेल्थ कंसर्न्स का बहाना देते हुए 1981 तक उनको क्वाइटली लीडरशिप से हटा दिया गया। अब वही जो सेम स्क्रिप्ट है ना, वो शी जिनपिंग के लिए भी लिखी जा रही है। उनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए सबसे पहले उनके मिलिट्री और पार्टी में उनके लॉयलिस्ट को सिस्टमैटिकली हटाया गया। जनरल ही वेइतुंग, जिसे शी जिनपिंग ने खुद सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया था, अचानक से हटा दिया गया। जनरल म्याओ हुआ, चीफ ऑफ पॉलिटिकल वर्क, एकदम से हटा दिए गए। जनरल लिन शियानयांग, ईस्टर्न थिएटर के कमांडर, फोर्सफुली रिटायर कर दिए गए। पीएलए रॉकेट फोर्स, जिसके पास चाइना के मिसाइल सिस्टम्स का कंट्रोल होता है, उसका पूरा टॉप ब्रास बदल दिया गया। मल्टीपल प्रोविंसेस के अंदर लीडर्स या तो रिटायर हो गए या फिर साइडलाइन कर दिए गए हैं। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा झटका लगा। जनरल शू शिलियांग, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस चेयरमैन और शी जिनपिंग के सबसे क्लोज अलाइज में से एक थे, उनकी पिछले महीने डेथ हो जाती है। चाइना की स्टेट मीडिया जो है और डेथ का कारण इलनेस बता रही है, लेकिन एक्स चाइनीज जर्नलिस्ट शाओ लानजुआन के मुताबिक उनको मिलिट्री से काफी प्रेशर मिल रहा था, जिसके कारण उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद से ये नोटिस किया जाने लग गया कि शी जिनपिंग की अपीयरेंसेस पब्लिक में काफी कम हो गई हैं और कैमरे तक के सामने वो ना के बराबर आ रहे हैं। इसके ऊपर ये नैरेटिव बनाया जाने लग गया कि शी जिनपिंग के भी काफी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट दिया कि उन्हें मल्टीपल हार्ट अटैक्स आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल आउटलेट्स जो है ना, इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि एक साइलेंट पावर कू का हिस्सा है ये सब कुछ। पर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप 8 जून की तस्वीर देखिए, जिसमें शी जिनपिंग जनरल शू शिलियांग के फ्यूनरल में बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई साहब, अगर उन्हें इतने मल्टीपल हार्ट अटैक्स आए होते तो इस तरीके से कैजुअल अपीयरेंसेस कैसे देते? ये एक क्लियर सिग्नल था कि शी का जो डिसअपीयरेंस है ना, वो किसी हेल्थ रीजन की वजह से नहीं, बल्कि एक इंटरनल साइलेंट कू का हिस्सा था। और भाई साहब, ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। अभी पिछले 1 से 2 महीने की ही बात कर लो तो कई ऐसे पैटर्न्स हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी हर महीने लीडरशिप मीटिंग करती है। मई में जो मंथली लीडरशिप मीटिंग हुई थी ना, उसमें अलिजिडली शी को हटाने के लिए इंटरनल डिस्कशंस हुए थे। इसमें हु चिंताओ ने शी जिनपिंग के खिलाफ 12 सीरियस इल्जामों की लिस्ट सामने रखी थी। उन्होंने क्लियरली डिमांड किया था कि शी तुरंत रिजाइन करें, जिस पे बाकी लोग भी एग्री कर रहे थे। पिछले कुछ महीनों में जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज चाइना आए हैं ना, तो उनका वेलकम शी ने नहीं किया है, बल्कि दूसरे सीसीपी के लीडर्स ने किया है। पीपल्स डेली, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल माउथपीस है, उसने 12 साल में पहली बार शी को फ्रंट पेज से हटा दिया है। ये वही पेपर था जिसमें शी की तस्वीर और उनकी बात रोज होती थी। इसी दौरान शी के फादर के मौसोलियम से स्टेट स्टेटस हटा दिया गया और शी की पर्सनल सिक्योरिटी भी हाफ कर दी गई। ऊपर से रिपोर्ट्स के अनुसार शी जिनपिंग 6 जुलाई को ब्रिक्स समिट में भी नहीं गए थे, जबकि हिस्टोरिकली आज तक चाइना के किसी भी प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स की किसी भी समिट को मिस नहीं किया है। अभी शी जिनपिंग की जो लास्ट डिप्लोमेटिक मीटिंग थी ना, वो बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हुई थी। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जब बेलारूस आए ना, तो उन्होंने बताया कि ये मीटिंग किसी ऑफिशियल हॉल में नहीं हुई थी, बल्कि शी जिनपिंग के एक छोटे से प्राइवेट हाउस में हुई थी, जहां ना कोई चाइनीज स्टाफ था, ना कोई ट्रांसलेटर था। लुकाशेंको ने कहा कि शी जिनपिंग काफी एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस में लग रहे थे और विजिबली अनवेल लग रहे थे। WPR की रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त 2025 के सीसीपी कांग्रेस में शी जिनपिंग का रेजिग्नेशन फॉर्मली अनाउंस किया जा सकता है। रशियन इंटेलिजेंस और न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे सोर्सेस भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और अगर ऐसा सच में होता है ना, तो इसका असर सिर्फ चाइना पर नहीं, भारत पर भी पड़ेगा। देखिए, जब भी किसी अथॉरिटेरियन सिस्टम में एक पावरफुल लीडर की पोजीशन हिलती है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, अगला कौन? शी जिनपिंग के केस में भी ना
यही डिस्कशन बहुत तेजी से चल रहा है। इस वक्त ना 3 लोगों के नाम बहुत ज्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला नाम है वैंग यांग का। ये वही आदमी है जिसके थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था कि शी जिनपिंग ने कैसे पॉलिटी ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से इसको निकाल फेंका था। दूसरा कंटेंडर है हु चुनहुआ ना हु जिनताओ के क्लोज माने जाते हैं और यूथ लीग फैक्शन के स्ट्रॉन्ग फेस हैं। तीसरा नाम है जनरल जियांग यूशिया का, जो चाइना के टॉप मिलिट्री कमांडर में से एक हैं। लेकिन इस सब के बीच में ना एक और एंगल है, पावर वैक्यूम का। शी के जाने के बाद अगर सीसीपी इंटरनली किसी एक नाम पर अग्री नहीं कर पाती है तो शॉर्ट टर्म में ना गवर्नेंस ब्रेकडाउन हो सकती है। ऐसे टाइम पे मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक विंग्स वो अपनी अपनी डायरेक्शन में अलग अलग चलने लगती हैं और फॉरेन पॉलिसी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये सिचुएशन भारत के लिए ट्रिकी हो सकती है, क्योंकि कोई भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकती है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। अब ना प्रश्न ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो फिलहाल न्यू दिल्ली ने वाइजली साइलेंस बना रखा है, ना कोई कमेंट, ना कोई स्पेकुलेशन। ये अप्रोच अभी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक चाइना के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत फ्लूइड है। जब तक लीडरशिप ट्रांजिशन क्लियर नहीं होती, भारत के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि क्वाइटली सब कुछ ऑब्जर्व करें, अपनी डिप्लोमेटिक और ट्रेड लेवरेजेस को स्ट्रेंथन करें और रीजनल पार्टनरशिप्स जैसे क्वाड, एशियान, इनके थ्रू अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाएं। और एट द सेम टाइम हमें ना ये भी समझना पड़ेगा कि लीडरशिप चाइना में कोई भी आए, सीसीपी की जो कोर आइडियोलॉजी है ना वो वही रहेगी। और जब तक वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, भारत को लॉन्ग टर्म विजन के साथ कॉशियसली चाइना के साथ डील करना पड़ेगा। और अगर शी का जाना कंफर्म हो जाता है तो ये ना भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग भी हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना में पावर स्ट्रक्चर में उथल पुथल हो जाए। और अगर चाइना में उथल पुथल होती है तो ये भारत के लिए एक पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि उथल पुथल से भरे हुए देश में कोई भी बिजनेस और कंपनीज नहीं टिकती। चीन से ऑलरेडी कंपनीज बाहर निकल रही हैं, इनमें से बहुत सारी कंपनीज भारत आ रही हैं। अगर चीन में सत्ता की उथल पुथल हुई तो इस काम को और गति मिलेगी और भारत के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी हो सकती है। और इस अपॉर्चुनिटी को ना तो इस सरकार को ना भारत को मिस करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में, हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और हमें सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो भाई साहब नीचे डिस्क्रिप्शन में UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन सभी के जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।